स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कुमाऊं का चंद राजवंश, इसको संपूर्ण चंद राजवंश पढ़ेंगे। पूरे 62 राजाओं का इतिहास हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखना है और पूरे के पूरे राजा कवर करने होंगे। इससे आपके परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगा। और ऐसे ही हम उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी लाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो 59 रुपीज़ में स्क्रीनिंग का पूरा कोर्स आपको हमारे चैनल पर केवल सब्सक्रिप्शन आपने लेना है। नीचे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग का पूरा कोर्स मिलेगा। और बाकी लोग जो हैं, बाकी लोगों के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है। आपको उत्तराखंड से रिलेटेड या फिर जीके जीएस से रिलेटेड अभी मॉडल पेपर वगैरह वो मिलते रहते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। सबसे पहले चंद वंश की स्थापना से संबंधित कुछ मतभेद हैं, क्योंकि इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। 1813 ईस्वी में विलियम फ्रेजर, हर्षदेव जोशी 1818, तो इनके अकॉर्डिंग जो है राजकुमार थोर चंद को इन्होंने चंद वंश का संस्थापक बताया था। और एटकिंसन ने भी जो संदर्भ दिए गए, इन सब को अगर मान लिया जाए तो 1216 के ईस्वी के आसपास चंद वंश की स्थापना होती है, जो कि सही नहीं माना जा सकता है। सही क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इलाहाबाद का जो ऐतिहासिक संदर्भ है मान्यता प्राप्त, इलाहाबाद के झूसी का राजकुमार था, जो कि 685 ईस्वी या 700 ईस्वी में कुमाऊं में लाया गया था, या वो स्वयं आया था, तो ये क्लियर नहीं है। और उसी ने कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना की थी। तो कुल मिलाकर सोमचंद जो हैं चंद वंश का संस्थापक था। 685 या 700 ईस्वी में इसने चंद वंश की स्थापना की थी। और ज़्यादा प्रमाणिक जो है वो 700 ईस्वी होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। और थोहर चंद जो है वो सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में आया, तो इसको संस्थापक बनने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो सोमचंद ही है जिसने चंद वंश की स्थापना की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए अब हम शासकों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शासक जो है 700 से 721 तक इसका कार्यकाल रहा, और ये था आपका सोमचंद। सोमचंद के बारे में कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। ये एक तो शिव का उपासक था। इसके अलावा संस्थापक सोमचंद है बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। और इन चंद वंश का राज चिन्ह जो है वो गाय हुआ करता था। और चंपावत को राजधानी भी सोमचंद ने बनाया था। तो सोमचंद ने अपनी राजधानी चंपावत बनाई थी। और सोमचंद के द्वारा जो है राजबुंगा का किले का निर्माण किया गया था। और बुंगा को स्थानीय भाषा में किला कहा जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सोमचंद ने 4 फौजदार या किलेदारों की नियुक्ति की थी, जिसमें कार्की, बोरा, तलागी और चौधरी, इन्हें चराल भी कहते हैं। तो इन्हें चराल भी कहा जाता था। सोमचंद जो है कहाँ से आया था? तो इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान पर, जो कि प्रयागराज के, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा किंगडम ऑफ नेपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रांसिस हैमिल्टन की ये बुक है, किंगडम ऑफ नेपाल, ये भी ध्यान रखना है। रावत राजा जो है खस राजा थे, इनको जो है सोमचंद ने हराया था। तो रावत राजा को हराया था सोमचंद ने, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये जो है द्रोणकोट एक जगह पड़ती है, द्रोणकोट या दूनाकोट जगह का नाम है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था रावत राजाओं का और सोमचंद का। तो द्रोणकोट का युद्ध लड़ा था सोमचंद ने और रावत राजा को हराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में एम्पण कला की शुरुआत सोमचंद के समय से मानी जाती है। और सोमचंद का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से हुआ था, जो कि कत्यूरी शासक था, लास्ट वाला हमने डिस्कस भी किया था। कालू तड़ांगी सोमचंद का सेनापति था। इसी की सहायता से इसने रावत राजा को हराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंदवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं? तो ये भी आपका सोमचंद को कहते हैं। तो चंदवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष अगर पूछा जाए तो आंसर आपका सोमचंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सोमचंद
के बाद उसका पुत्र जो है आत्मचंद गद्दी पे बैठता है। 721 से 740 तक इसका शासनकाल होता है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये है कि ये सोमचंद का पुत्र था और इसकी माता जो है कत्यूरी रानी चंपा देवी थी। तो चंद्रवंश का दूसरा शासक, इसने 20 वर्ष तक शासन किया था आत्मचंद ने। तो ये आपको आत्मचंद के बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ शासक और आए यहाँ पर पूर्णचंद। हम पूरे 62 डिस्कस करेंगे, इनमें से जिनके जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिनके फैक्ट हमें पता होने चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जिनका कुछ खास कार्यकाल नहीं रहा या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो फिर भी हम उनका कार्यकाल जरूर देखेंगे कि कब से कब तक वो रहे, कौन से नंबर के वो शासक थे। तो तीसरे नंबर के थे पूर्णचंद 740 से 758 तक, और चौथे नंबर के थे इंद्रचंद जो 758 से 778 तक शासक रहे। इंद्रचंद के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये पूर्णचंद का पुत्र था और इसके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इसने रेशम के कारखाने लगवाए थे। रेशम के कारखाने कहाँ पर? चंपावत में लगाए थे इंद्रचंद ने। और रेशम उत्पादन के लिए झूठ बोलने की प्रथा, पटरंग वाली प्रथा जो है, ये इंद्रचंद के कार्यकाल में ही फेमस हुई थी। पटवा या पटौबा की अगर बात की जाए तो ये आपका जो रेशम कारोबार में काम करने वाले लोग होते थे, इनको पटवा या पटौबा कहा जाता था। कौन सा चंद शासक था जिसने चीन की राजकन्या से शादी की? तो ये यही इंद्रचंद था, इसने चीन की कन्या से शादी की थी। चंद्रवंश का राजा पूर्णचंद। अब जो पूर्णचंद था वो स्वयं क्यों नहीं गद्दी पे बैठा? पूर्णचंद ने क्योंकि अपना संपूर्ण राज्य जो है इंद्रचंद को सौंपा और खुद जो है देवी माता जो पूर्णागिरी हैं इनकी सेवा में तल्लीन हो गया था। रेशम कीट पालने का फार्म जो है, अभी जो करंट की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो ये प्रेम नगर देहरादून में स्थित है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंड में रेशम कीट पालन की शुरुआत 1998 में प्रेमनगर देहरादून में। और अगर पूछा जाए कि प्राचीन काल में कब हुई थी या उत्तराखंड में सबसे पहले रेशम कीट पालन की शुरुआत, तो चंद्रवंश के राजा इंद्रचंद के शासनकाल में हो गई थी। चलिए अगले कुछ शासक। संसार चंद, इसका कार्यकाल 778 से 813 ईस्वी तक। सुधा चंद आपका 813 से 833, इनके बारे में ज़्यादा फैक्ट है नहीं। हमीर चंद या हरिचंद भी इसी का नाम है, 833 से 856 तक इसका कार्यकाल रहा। और अगले शासक फिर हुए बीणा चंद जो कि 856 से 869 तक इसका शासनकाल रहा। अब बीणा चंद के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा विलासी राजा कहा गया है, विलासी राजा इसे कहा जाता है। और क्योंकि इसके समय जो है खस राजा बीजड़ और जीजड़ ने कुमाऊं पर आक्रमण करके चंदों की सत्ता को समाप्त कर दिया था, तो इसी के काल में जो है खस राजा बीजड़ और जीजड़ ने कुमाऊं पे आक्रमण किया और चंदों की सत्ता को समाप्त कर दिया। तो अगर पूछा जाए कौन सा चंद राजा जो खस राजाओं से पराजित हुआ, तो वो आपका बीणा चंद था। और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे विलासी राजा कौन सा था, तो वो भी बीणा चंद था। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी मौत के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक खसों का अधिकार रहा, तो इसका भी आंसर होगा बीणा चंद की मौत के बाद। अब आपको आगे जो ध्यान रखना है, अब एक अन्य शासक आए वीरचंद, ये 1065 से 1080 तक इनका शासनकाल रहा। और 1068 ईस्वी में चंद शासक संसार चंद के रिश्तेदार माने जाने वाले वीरचंद ने को नेपाल से वापस बुला लिया गया, पुनः चंद वंश की स्थापना की गई। तो इसने जो है पुनः चंद वंश की स्थापना की थी। इसका जो है सोन खड़ायत जो है इसका सेनापति था। इसकी सहायता से इसने तत्कालीन जो खस राजा था यहाँ पर सौपाल या सोनपाल को पराजित किया और कुमाऊं में पुनः चंद वंश राज्य की स्थापना करी। अगर पूछा जाए कि चंद वंश की पुनः स्थापना किसने करी थी, तो वो वीरचंद ने करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला शासक हम देखते हैं। इसके बाद रूपचंद हो गया, 1080 से 1093 तक इसका शासनकाल रहा। फिर लक्ष्मीचंद आए, 1093 से 1113 तक शासनकाल रहा। इनके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट है नहीं, तो इनके बारे में आपको केवल इनका ऑर्डर एक तरह से ध्यान रख सकते हैं शासन
क्रम इनका ध्यान रख सकते हैं। धर्मचंद आया उसके बाद 1113 से 1121 तक शासनकाल रहा, और फिर करमचंद आए जिनका 1121 से 1140 तक शासनकाल रहा। इसके साथ में फिर कल्याणचंद प्रथम के बारे में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें कुछ है नहीं, तो 1140 से 1149 तक इसका शासनकाल रहा। और अगले निर्भय चंद आए 15वें शासक 1149 से 1170, इनके क्रम तो जरूर ध्यान रखने होंगे। 16वें शासक आए नरचंद जो कि 1170 से 77 तक इनका शासनकाल रहा। और अब आते हैं 17वें शासक नानकी चंद जो कि 1177 से 1195 तक शासक रहे। इस दौरान क्या होता है कि नानकी चंद के समय में जो नेपाल का डोटी राज्य का मल्ल शासक था अशोक चल, ये आक्रमण कर देता है। तो इसका आक्रमण हो जाता है उत्तराखंड राज्य पर, और इस आक्रमण के विषय में जो जानकारी जो है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख तथा बोध गया के 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके अलावा सहणपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में अशोक चल को शिवालिक पहाड़ियों में खस देश का राजाधिराज कहा गया है। तो खस देश का राजाधिराज किसे कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अशोक चल को कहा गया है। किसके ये लेख हैं? बोध गया शिलालेख हैं ये, सहणपाल और आपका पुरुषोत्तम सिंह के। कुछ अन्य शासक, रामचंद का ध्यान रखना है 1195 से 1205 तक, या 18वां शासक हो गया। और 19वां शासक आपका भीष्मचंद हो गया 1205 से लेकर 1226 तक। अब भीष्मचंद के बारे में ये ध्यान रखना है कि तब तक चंपावत तक ही इनका शासन था सीमित। तो चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम नरेश अगर पूछा जाए तो अंतिम चंद शासक वो भीष्मचंद था, क्योंकि इसके शासनकाल के अंतिम समय में राजधानी जो है वो चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी। तो अंतिम समय में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की गई। इसने खगमर्या के किले का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो आपका भीष्मचंद ने करवाया था। और भीष्मचंद ने जो राजधानी है वो चंपावत से अल्मोड़ा लाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया था, और बाद में जो है कल्याणचंद के द्वारा ये काम पूरा करवाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीष्मचंद ने चंपावत से अल्मोड़ा लानी चाहे राजधानी, लेकिन वो पूरा इस कार्य को नहीं कर पाया था, और बाद में कल्याणचंद के द्वारा यह कार्य किया गया था। अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? तो नींव जो है ये भी भीष्मचंद ने रखी थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भीष्मचंद से बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 20वें नंबर का शासक आ गया, 20वें नंबर का शासक आपका मेघचंद आ गया 1226 से 1233 तक इसका शासनकाल। 21वां शासक आपका ध्यानचंद आ गया 1233 से 1251 तक इसका शासनकाल रहा। और उसके बाद पर्वतचंद आता है 1251 से 1261 इसका शासनकाल। और फिर थोर या थोहरचंद आता है जिसका 1261 से 1275 तक इसका शासनकाल रहता है। और ये थोहरचंद वही है जिसे चंद्रवंश का संस्थापक भी माना जाता था। अब देखिए ये 23वां शासक है, इसे संस्थापक नहीं मान सकते हैं। तो गढ़सारी कूट ताम्रपत्र में थोहरचंद के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो कि डब्ल्यू फ्रेजर की बुक थी, हर्षदेव जोशी का विवरण, और इसके अलावा किंगडम ऑफ नेपाल जो फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक थी, किंगडम ऑफ नेपाल। तो इन सब में चंद्रवंश का संस्थापक जो है थोहरचंद को माना गया था। हर्षदेव जोशी जो है इन्होंने भी चंद्रवंश का संस्थापक जो है थोहरचंद को कुमाऊं का चंद्रवंश का संस्थापक मानते थे। एटकिंसन ने थोहरचंद का राज्यारोहण 1261 बताया था, जो कि सही है। और इसके अलावा जो कल्याणचंद प्रथम है थोहरचंद का उत्तराधिकारी, फिर कल्याणचंद प्रथम हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर 24वां शासक, अब ये द्वितीय हो जाएगा, कल्याणचंद द्वितीय 1275 से 1296 इसका शासनकाल, ये ध्यान रखना है। त्रिलोकचंद आया 1296 से 1303 तक। और त्रिलोकचंद के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि त्रिलोकचंद जो शासक हुआ इसने साम्राज्य का विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था इसने। और ये पहला शासक था चंद्रवंश का, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन सा चंद्रवंश का पहला शासक था,
जिसने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो ये था त्रिलोक चंद। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नैनीताल उधम सिंह नगर के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर को आपको ध्यान रखना है। तो नैनीताल और यूएस नगर, तो इनके कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। छकाता महल का इसने निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए छकाता महल का निर्माण किसने करवाया, तो ये त्रिलोक चंद ने करवाया था, और त्रिलोक चंद के द्वारा ही भीमताल में किले का भी निर्माण करवाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको त्रिलोक चंद के बारे में ध्यान रखने हैं। चलिए, इसके बाद शासक आया डमरू चंद 1303 से 1321, 26वां शासक। फिर 27वां शासक धर्मचंद और 1321 से 1344। फिर 28वां शासक आया अभय चंद जो कि 1344 से 1374 शासक रहा। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। यह चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, यानी ये ऐसा पहला शासक है जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। अभय चंद के समय एमबीटी जो है इसने उत्तराखंड के कराजिल पर आक्रमण किया था। तो अगर पूछा जाए कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, तो ये अभय चंद हो गया आंसर। चंद्रवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो आंसर हो जाएगा अभय चंद 1317 ईस्वी में। इसके अभिलेख मानेश्वर मंदिर शिलालेख, बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ और गढ़सारी ताम्रपत्र जो हैं इसके अभिलेख हैं। तो इसके अभिलेखों के बारे में यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए, अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है 29वां नंबर का शासक ज्ञानचंद उर्फ गरुड़ ज्ञानचंद। इसका 1374 से 1419 तक इसका शासनकाल रहा था। इसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो सबसे लंबा शासनकाल इसका था, लगभग 45 वर्षों का इसका शासनकाल रहा। और गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, क्वेश्चन बनता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था। तराई का क्षेत्र इसको सौंप दिया था। इसके अलावा ज्ञानचंद के समय तराई भाबर के क्षेत्र में कटहरियों का शासनकाल था। अब कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये माना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सौर विजेता किसे कहा जाता है, तो सौर विजेता कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद को। तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि सौर विजेता जो है ये गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है। हवाल बाग का प्रसिद्ध नौला, हवाल बाग का नौला, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। हवाल बाग का नौला किसने बनवाया, तो ये भी गरुड़ ज्ञानचंद ने बनवाया था, हवाल बाग का प्रसिद्ध नौला। तो ये कुछ बातें आपको गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक है वो हरिचंद आया जो कि 1419 से 1420 तक 30वां शासक। और 31वां शासक आया उद्यान चंद जो कि 1420 से 1421। दो शासक आएंगे, एक उद्योत चंद भी आएगा, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उद्योत चंद अभी बहुत बाद में आएंगे। उद्यान चंद ये हैं 1420 से 1421 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखिए उद्यान चंद के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। अब इससे पहले जो हरिचंद था इसके बारे में बहुत ज़्यादा, हरि नाम से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये एक तरह से धर्म कर्म पूजा पाठ में खूब रुचि लेता था, विशेष अनुरागी था एक तरह से। उद्यान चंद की बात कर लेते हैं। तो उद्यान चंद जो है ये जो गरुड़ ज्ञानचंद हमने पढ़े थे इनके पौत्र थे ये, यानी इनके पुत्र के पुत्र थे ये, तो पौत्र थे। और गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मारा था। नीलू कठायत इनका सेनापति था गरुड़ ज्ञानचंद का, तो इन्होंने और नीलू कठायत को धोखे से मरवाया था। जिस अत्याचार के कार्य से उद्यान चंद को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण उन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौला बनवाए। तो जिस कारण इन्होंने कई स्थानों पे मंदिर और नौला बनवाए थे कि उन्हें आत्मग्लानि हुई, कि उन्हें पता चला कि उनके दादा ने नीलू कठायत को धोखे से मारा था। चलिए, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनवाया और 1 साल की मालगुजारी तमाम प्रजा की माफ़ कर दी। तो ये इतना आत्मग्लानि इसको हुई कि इसने बालेश्वर का मंदिर बनवाने के साथ साथ 1 साल की मालगुजारी जो है अपनी पूरी प्रजा की माफ़ कर दी थी। तो ये बातें ध्यान रखनी। 1423 में बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र का संबंध
विक्रम चंद से था, जिसने उद्यान चंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया था। तो विक्रम चंद का भी योगदान यहाँ पर ध्यान रखने वाला है। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो संबंधित ताम्रपत्र है, यही बालेश्वर मंदिर का जो ताम्रपत्र है, ये पूछा गया क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो ये क्राचल देव से संबंधित है। क्राचल देव से संबंधित है बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आया 32वां शासक आत्मचंद, जो कि 1421 से 1422 तक इसका शासनकाल रहा। और 33वां शासक आया हरिचंद द्वितीय, जो कि 1422 से 1423 तक इसका शासनकाल रहा। अब अगला जो शासक है 34वां शासक विक्रम चंद आया, 1433 से 1437 तक ये रहा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बालेश्वर मंदिर और चंपावत का एक ताम्रपत्र है, जहाँ से विक्रम चंद के बारे में जानकारी मिलती है। और ये अपने अंतिम समय में जो है विक्रम चंद के बारे में भी ये मिलता है कि ये अंतिम समय में अब भोग विलासी हो गया था। और भोग विलासी होने के कारण जो है ये क्या हो गया कि इसका जो भतीजा था, इसका भतीजा जो अगला शासक हमारा बनेगा, उसका नाम भारती चंद। तो भारती चंद ने, यही भारती चंद, ये भारती चंद ने, क्योंकि ये भोग विलासी हो गया, तो इसने विद्रोह करके सत्ता जो है स्वयं अपने हाथों में ले ली भारती चंद ने। बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो ये विक्रम चंद ने ही करवाया था। चलिए अब जान लेते हैं भारती चंद के बारे में, जो कि 35वां शासक था चंद्रवंश का। 1437 से 1450 तक इसका शासनकाल हो गया। डोटी प्रदेश की तरफ अभियान चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो ये भारती चंद था। ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डोटी प्रदेश के खिलाफ जो आंदोलन चलाने वाला पहला चंद शासक है वो भारती चंद है। तो यानी ये एक तरह से दमदार शासक रहा, जिसने डोटियों पर आक्रमण भी किया और हराया भी। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो भी भारती चंद था। और इसने डोटी राज्य पर कितने वर्षों तक घेरा डालने के बाद मल्लों पर विजय प्राप्त की, तो 12 वर्ष तक इसने जो है घेरा डाला रखा डोटियों पर और मल्ल शासकों पर विजय प्राप्त की 12 वर्ष के बाद। भारती चंद के पुत्र थे रतन चंद, सुजान कंवर और पर्वत चंद इनके पुत्र थे। और डोटी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में उसके पुत्र रतन चंद ने भारती चंद की सहायता की। और इसके बाद जो है भारती चंद आ जाएगा, रतन चंद आ जाएगा अगला शासक हमारा। नायक जाति की उत्पत्ति इस समय हुई। और नायक जाति क्या थी, तो ये बोला जाता था कि जो चंद के सैनिक थे उनसे उत्पन्न एक तरह से जो संतानें थी, एक तरह से उनको नायक जाति कहा गया। तो वो अवैध संतानें एक तरह से कह सकते हैं, उनको नायक जाति कहा गया। और सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का और सोर के बमों का 1337 ईस्वी को प्राप्त हुआ, कहाँ से, पिथौरागढ़ से। 1451 ईस्वी का भारती चंद का हुड़ैती ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और मल्लों पर विजय जो है वो आपका 12 वर्ष के बाद हुई थी। तो 12 वर्ष तक इन्होंने घेर के रखा था मल्लों को। चलिए अब इनके पुत्र की बात करते हैं। रतन चंद जो है 36वां नंबर का शासक बना। 1450 से 1428 तक इसका शासनकाल रहा। पहली बात तो यही हो गई, इसका पिता जो है ये भारती चंद का पुत्र था। चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख से इसके अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है। और लोहा घाट और हुड़ैती ताम्रपत्र वही जो भारती चंद का है, तो यहाँ भी रतन चंद का उल्लेख मिलता है। इसके समय डोटी में नागमल का विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक रहा। रतन चंद नागमल को परास्त कर देता है, हरा देता है नागमल को। और नागमल को हराने के बाद जो है डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित करता है। यानी क्या था, एक तरह से कि रतन चंद का जब शासनकाल हुआ तो इस समय जो है नागमल ने विद्रोह किया और इसने शासन कर लिया था, यानी जीत लिया था। और फिर रतन चंद ने नागमल को वापस परास्त किया और वापस से शाही वंश की स्थापना की दोबारा से। रतन चंद के थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी परास्त किया। तो थल के राजा को भी इन्होंने परास्त किया था। थल जो है ये आपका पिथौरागढ़ में आएगा। रतन चंद पहला चंद शासक
जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला चंद शासक कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका रतन चंद हो जाएगा। और जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति किसने की, तो ये भी आपका रतन चंद ने करवाई थी। और सोर क्षेत्र पर इसने कब्जा किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी तो हो गया कि रतन चंद के समय कौन से डोटी शासक ने विद्रोह किया था, तो डोटी शासक जो है वो नागमल ने इसके समय विद्रोह किया और इसको एक तरह से अधिकार में भी ले लिया था। फिर वापस ये हराकर जो है वापस अपना अधिकार ले लेता है। 37वां शासक कीर्तिचंद हुआ, जिसका शासनकाल 1488 से 1503 है। और कीर्तिचंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। कीर्तिचंद पहली बात रतन चंद का पुत्र है, ये हम समझ ही रहे हैं, और चंद राजवंश का 37वां ये शासक है। और पिथौरागढ़ में काली नदी के तट पर डोटी राज्य की सेना को उसने हराया था और अपने अधीन कर लिया था, तो इसलिए ये बहुत फेमस हैं, काफ़ी प्रतापी शासक माना जाता है। और इसका जो है कुंवर के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। 12 मंडल पाली और फालदा कोट पर इसने कब्जा किया था। किसने कब्जा किया, क्वेश्चन पूछा गया है, फालदा कोट पर किसने कब्जा किया था, तो कीर्तिचंद ने किया था। पौराणिक वृद्ध केदार का निर्माण संपन्न किया तथा सोमनाथेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया था कीर्तिचंद ने ही। कीर्तिपुर शहर की नींव किस शासक ने रखी, तो ये भी कीर्तिचंद ने रखी। पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो ये भी कीर्तिचंद था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो भी कीर्तिचंद हो गया। और अगर पूछा जाए कि कीर्तिचंद के गुरु का नाम क्या था, तो वो नागनाथ था। और कौन सा चंद्रवंशीय राजा अजयपाल को पराजित किसने किया था, तो ये भी कीर्तिचंद ने किया था। कीर्तिचंद के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कीर्तिचंद के द्वारा किस क्षेत्र को गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा बनाया गया, तो भागीरथी के किनारे तक देघाट क्षेत्र को सीमा बनाया गया। और कीर्तिचंद के बारे में, अच्छा हाँ, कीर्तिचंद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्तिचंद का संप्रदाय कौन सा था, तो कीर्तिचंद जो है ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो भागीरथी के किनारे देघाट तक जो है इसने क्या बनाया था, तो ये माना जाता है कि कीर्तिचंद जो है वो अच्छा प्रतापी शासक था, इसके अलावा क्रमशील था और विजयी शासक हुए थे। चलिए अगले शासक को डिस्कस करते हैं। अगले कुछ शासक जो हैं इनके बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य नहीं हैं जो आपको याद रखने होंगे, लेकिन क्रम फिर भी ध्यान रखिए। प्रतापचंद 38वां शासक 1503 से 1517, फिर ताराचंद शासक बनता है 1517 से 1533 तक, और माणिक चंद का 1533 से 1542 तक, और फिर कल्याण चंद तृतीय आ गया 1542 से 1551 तक, और फिर पुनीचंद उर्फ पूर्णचंद ये आपका 1551 से 1555 तक, और भीष्मचंद फिर 1555 से 1560 तक शासक बना। अब हम भीष्मचंद के बारे में जान लेते हैं। भीष्मचंद की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा शासक था, इसकी कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो इसने क्या किया, ताराचंद जो थे, ताराचंद का पुत्र था बालो कल्याण चंद, तो बालो कल्याण चंद को ये क्या कर लेता है, गोद ले लेता है। तो बालो कल्याण चंद को गोद लेने वाला कौन था, भीष्मचंद था, इसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो बालो कल्याण चंद को गोद लेता है और प्यार से ये बालो नाम से विख्यात हुए। कल्याण चंद इनका नाम था वैसे। और गजवानठिंगा नाम सरदार की हत्या की थी इन्होंने। और भीष्मचंद ने खगमरा कोट के पुराने किले का जीर्णोद्धार करवाया, और इन्होंने ही आलमनगर की नींव रखी, आलमनगर जो कि अल्मोड़ा है, तो आलमनगर की नींव इन्होंने रखी थी। ये भी जो है आलमनगर की स्थापना नहीं कर पाए थे। भीष्मचंद अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित नहीं कर सका क्योंकि एक खस सरदार गजवानठिया ने भीष्मचंद की हत्या कर दी और स्वयं 12 मंडल का राजा बन गया। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और अंत में क्या होता है, जो गजवा होता है, गजवा, क्योंकि गजवा ने इसकी हत्या कर ली, और गजवा की हत्या जो है बाद में बालो कल्याण चंद जो हैं वो डोटियालों
से समझौता करता है और बाद में इसको मार देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ठीक बाद जो है बालो कल्याण चंद जो है शासक बन जाता है। 1560 से 1568 तक इसका शासनकाल रहता है। 44वां नंबर का ये शासक है। काल में कई षड्यंत्र हो रहे थे राज्य में, और यही कारण था कि भीष्मचंद ने अपनी राज्य की राजधानी चंपावत से पहले ही अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो राजधानी ट्रांसफर कर नहीं पाए। और कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी, और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया। तो राजापुर कहा गया अल्मोड़ा जो स्थित इनकी राजधानी थी। और इसके अलावा कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया। तो मणकोट राज्य को इन्होंने चंद राज्य में मिलाया, ये भी ध्यान रखना है। और गंगोली और दानपुर पर कब्जा किस शासक ने किया था? तो ये भी बालो कल्याण चंद ने किया था। तो ये बातें भी आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा कल्याण चंद अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया? तो कल्याण चंद ने करवाया। और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी आपका कल्याण चंद ने करवाया, या बालो कल्याण चंद ने करवाया। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इसने रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया। तो 7 बार जो है अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आक्रमण किया। तो रुद्रचंद का पिता था बालो कल्याण चंद। दरअसल हुआ क्या था कि जो बालो कल्याण चंद था, बालो कल्याण चंद का जो विवाह है वो मल्ल वंश में हो गया था। मल्ल वंश की राजकुमारी से इनका विवाह हो जाता है। और जब मल्ल वंश की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ और राजा हरिमल ने अपनी बहन को, यानी हरिमल की बहन से इनकी शादी हुई थी, हरिमल ने अपनी बहन को दान में जो है सोर क्षेत्र दे दिया था। तो सोर क्षेत्र दे दिया था दान में, लेकिन जो बालो कल्याण चंद था वो सोर के साथ साथ सीर प्रांत भी चाहता था, जो कि उन्होंने दान में नहीं दिया। तो सीर प्रांत भी चाहता था। तो वही इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ पर 7 बार आक्रमण किया, क्योंकि सीरगढ़ पर को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था बालो कल्याण चंद। तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने 7 बार आक्रमण किया। और अंत में जो रुद्रचंद है उसने जो है पुरुषोत्तम पंत उसका सेनापति था, उसकी मदद से फाइनली 8वीं बार जीत भी लिया था। तो कई ताम्रपत्रों में अल्मोड़ा को राजपुर कहा गया है, ये बात ध्यान रखनी है। एटकिंसन के अनुसार भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को 1530 ईस्वी में बसाया था, और 1563 में बालो कल्याण चंद ने इससे राजधानी बनाया था। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अल्मोड़ा नगर को भीष्मचंद ने 1530 में बसाया, नींव रखी थी एक तरह से, और पूर्ण रूप से जो तैयार हुई वो बालो कल्याण चंद के समय में। और 1563 में इसने राजधानी बनाया था। कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? तो ये बागेश्वर जनपद में है। और कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा मानते हैं? तो ये भी आपका कल्याण चंद को मानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था? तो ये भी कल्याण चंद था। और चौमहला महल के बारे में ध्यान रखना है कि चौमहला महल अगर पूछा जाए किसने बनवाया, तो ये भी आपका जो है कल्याण चंद ने बनवाया था चौमहला महल। और ये चौमहला महल जो है ये कहाँ? अल्मोड़ा में बनाया था। तो अल्मोड़ा में चौमहला महल, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्याण चंद्रोदयम एक रचना है, यानी किसकी रचना है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कवि शिव की रचना जो है कल्याण चंद्रोदय है। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिवदत्त जोशी के बारे में एक बात ध्यान रखनी है। शिवदत्त जोशी को माना जाता है कि ये जो है कल्याण चंद का दीवाना था। तो कल्याण चंद का एक तरह से दीवाना नहीं, दीवान था, कल्याण चंद का दीवान था शिवदत्त जोशी। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। रुद्रचंद के बारे में बात कर लेते हैं। ये 45वां शासक था। 1568 से लेकर 1597 तक इसका शासनकाल रहा। और रुद्रचंद के बारे में बोला जाता है कि ये अकबर के समकालीन था। और इसके समकालीन जो गढ़वाल में राजा था वो बलभद्र शाह था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गढ़वाल में बलभद्र शाह इसका समकालीन राजा, इन्होंने रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। और ब्राह्मणों की एक मंडली इन्होंने बनाई थी जिसे ओली ब्राह्मण वर्ग कहा गया। तो ओली ब्राह्मण वर्ग का गठन किसने किया? तो ये रुद्रचंद ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरु पुरोहित, वैद्य, ज्योतिष, पौराणिक, राजकौली, बाजदार, टमठा, इनके पदों का इन्होंने निर्धारण किया। और सामान्य जनता के लिए पैड़ी 15 विश्व कहा था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
इसे कुमाऊं क्षेत्र में 84 परगना जागीरदार नियुक्त किया गया। 84 परगना जागीरदार किसे नियुक्त किया गया, तो वो आपका रुद्रचंद को कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रचंद ने जो है धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। रुद्रचंद के सीरा व डीडी हाट के भूमि दस्तावेजों में इसके राज्य के विजय का उल्लेख मिलता है। इसके सेनापति का नाम पुरुषोत्तम पंत था, और जैसे मैंने बताया पुरुषोत्तम पंत की सहायता से ही इसने सीरा राज्य को जीता था, जो कि इसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। ग्वालदम का युद्ध अगर पूछा जाए तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और चंद राजाओं के सबसे दानी राजा थे रुद्रचंद। रुद्रदीप नामक ग्रंथ के रचयिता भी रुद्रचंद हो गए। थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की, तो रुद्रचंद ने की। और चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा भी पूछा जाए तो ये भी रुद्रचंद थे। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपका रुद्रचंद हो गया। चलिए, कौन सा चंद शासक था जिसने युवाओं को बनारस और काशी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा, ये भी रुद्रचंद हो गया। दारमा, आस्कोट, सीरा का रुद्रचंद ने कब्जा किया, तो इन राज्यों को इसने जीता था। रुद्रचंद की तुलना की गई है हर्ष शिलादित्य से, इसकी तुलना की गई है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, शक्ति गोसाई को कहा जाता है, जो कि रुद्रचंद का बेटा था। और शक्ति गोसाई को क्यों धृतराष्ट्र कहा जाता था, क्योंकि ये जन्मांध था, धृतराष्ट्र की तरह ये देख नहीं पाते थे, तो जन्मांध थे ये। और जन्मांध होने के बावजूद जो है ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संभाल लेता था, तो इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किससे कहते हैं, तो शक्ति गोसाई, जो कि रुद्रचंद का बेटा था। रुद्रचंद की वीरता को प्रभावित होकर अकबर ने रुद्रचंद को नागौर युद्ध में लड़ने को भेजा, और नागौर विजय हो गई थी, नागौर जीत गया था अकबर। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था, तो ये अकबर था जिसने रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाया था। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद ने ही संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी किया। राजा रुद्रचंद का ताम्रपत्र सन 1581 जागेश्वर मंदिर में दिया था, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रुद्रचंद ने संस्कृत भाषा में अपने जीवन काल में, ये काफ़ी विद्वान एक तरह से शासक था, अच्छा पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने वाला, तो इसने जो है काफ़ी ग्रंथों की रचना भी की है, जिसमें सेन शास्त्र जो कि पक्षी आखेट पर आधारित है, पक्षी आखेट, जो पक्षी आखेट करते हैं उन पर आधारित सेन शास्त्र इनकी रचना है। उषा गोदया, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, ययाति और चरित्रम, ये सब रचनाएं रुद्रचंद की हैं जो कि इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। तो रुद्रचंद के दो पुत्र थे, एक शक्ति गोसाई और दूसरा लक्ष्मीचंद। अब शक्ति गोसाई क्योंकि जन्मांध थे, इसलिए छोटे पुत्र जो हैं लक्ष्मीचंद को अगला शासक नियुक्त किया जाता है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं, तो शक्ति गोसाई को कहते हैं, और लक्ष्मीचंद जो हैं अगले शासक बना दिए जाते हैं, क्योंकि शक्ति गोसाई जो हैं वो जन्मांध थे। 46वां शासक लक्ष्मीचंद आ गया। 1597 से लेकर 1621 तक इसका शासनकाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शक्ति गोसाई भले ही जन्मान थे, परंतु राज्य के प्रशासन वो स्वयं देखा करते थे, लक्ष्मीचंद के साथ में भी। इसी कारण जो है इनको कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा गया है। राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय राज्य में कर्मचारियों को 3 वर्गों में बांटा था। इसमें पहला वर्ग था सरदार, ये परगने के अधिकारी होते थे। दूसरा वर्ग फौजदार, ये सेना के अधिकारी होते थे। और तीसरा वर्ग नेगी, ये राज्य के छोटे अधिकारी होते थे। लक्ष्मीचंद के सेनापति का नाम पूछा जाए तो गैड़ा इनके सेनापति का नाम था। और महालक्ष्मी महादेव मंदिर किसने बनवाया, तो ये भी लक्ष्मीचंद ने बनवाया था। और मानोदय काव्य में इनका नाम लक्ष्मण मिलता है, जबकि मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। यहाँ से MCQs आपके बन सकते हैं। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली उपनाम से भी जाना जाता है। और लखुली बिराली क्यों कहा जाता है, तो बिराली जो है ये हमारा लोकल शब्द है, जो कि हम बिल्ली को कहते हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो है क्योंकि मुगलों का उस टाइम पे शासन था दिल्ली में, तो मुगलों के सामने जो है ये भीगी बिल्ली बना रहता था, तो इसलिए इसको लखुली बिराली भी कहा जाता है। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद सबसे धनी शासक कहा गया है। और लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया, और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह को मारा गया था। तो खतड़वा सिंह भी कहीं देखने को मिलेगा, और इसी के उपलक्ष्य में आज भी कुमाऊं में खतड़वा पर्व मनवाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
लक्ष्मी चंद ने न्योवाली विस्तावली नामक कचहरियाँ बनाई थी और लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए जिनमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। लक्ष्मी चंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी। रौद बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। रौद क्या है? जमीन है जो कि बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। और करों के भय से लोग इनके शासनकाल में साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे, तो बहुत कर लगाते थे। और जूलिया व सिरती नामक कर भी लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए थे। तो जूलिया और सिरती नामक कर किसने लगाया अगर पूछा जाए तो ये भी लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाए गए हैं। और लक्ष्मी चंद के बारे में एक जानकारी ये भी है कि इसने मुग़ल बादशाह जहांगीर से भेंट की थी। जहांगीर से इन्होंने भेंट की थी मुग़ल बादशाह। और जहांगीर से भेंट करने का जो वर्णन मिलता है वो तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। तो तुजुक ए जहांगीरी में जो है इसका वर्णन मिलता है कि इन्होंने जहांगीर से भेंट की थी। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो 7 बार असफल होने के बाद 8वीं बार में यह आंदोलन में सफल हो जाता है। लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ ही शासक रह गए हैं तो ये हम कंप्लीट ही करेंगे। बाकी आप कॉपी पेन लेकर अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दिलीप चंद 1621 से 1624 तक इसका शासनकाल रहा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, केवल 3 साल इसने शासन किया। हाँ, इससे पहले जो शासक आया लक्ष्मी चंद का पुत्र था दिलीप चंद, यह बात आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, क्षय रोग के कारण इस राजा की मृत्यु हो गई थी दिलीप चंद की। चलिए 48वां राजा विजय चंद के बारे में जानते हैं। 1624 से 25 तक इसका शासनकाल रहा और इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट आपके पास है नहीं है। तो लक्ष्मी चंद का ये उत्तराधिकारी पुत्र है और दिलीप चंद के बाद ये शासक बना। तो दिलीप चंद के बाद शासक बना था विजय चंद। और अगला जो है त्रिमल चंद है जो 1625 से 38 तक शासक रहा। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट हमारे पास नहीं है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ये कौन था? तो ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था त्रिमल चंद। फिर आ गया 50वां नंबर बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें ध्यान रखना है। तो 50वां शासक कौन था चंद्रवंश का? बाज बहादुर चंद था, जिसका शासनकाल 1638 से लेकर 1677 तक इसका शासनकाल था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समकालीन था? तो पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह के समकालीन था। बेगार को केवल 1 माह में 1 दिन नियत किया गया था इनके द्वारा बेगार लेने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाजपुर नगर किसने बसाया? तो बाज बहादुर चंद ने बसाया। और इन्होंने गूंठ नामक भूमि दान प्रारंभ की थी। गूंठ नामक भूमि की अगर बात की जाए तो गूंठ जो भूमि हुआ करती थी, तो गूंठ एक तरह से जो मंदिरों हेतु दी जाने वाली भूमि थी दान में, उसको गूंठ कहा जाता था। खासकर जो लोग जो हैं यानी मंदिरों की देखभाल या उस पर जो खर्च होने वाली भूमि है उसको गूंठ भूमि कहा जाता था। या अन्य व्यवस्था, अनाज रखने की व्यवस्था या पुजारियों को दी जाने वाली भूमि को भी गूंठ भूमि कहा जाता था। तो इसने जो है गूंठ भूमि दान की थी। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को इसने गूंठ भूमि दान करी थी। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि है। अब ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कि बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर की उपाधि से नवाजा था शाहजहां ने। घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। कटारमल का सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया। भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी इन्होंने बनाया है भीमताल में। और बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में जजिया कर लगाया था। तो पहला शासक कौन था जिसने उत्तराखंड में जजिया कर लगाया? तो वह आपका बाज बहादुर चंद था। ये कुमाऊं का पहला शासक था जिसने नमक कर भी लगाया था। तो ये सारी बातें बाज बहादुर चंद के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बावजूद बाज बहादुर चंद सबसे प्रतापी राजा कहा गया और बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। कुमाऊं का बलबन किसे कहते हैं? तो ये भी बाज बहादुर चंद को कहते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। शाहजहां को तोहफे भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये भी बाज बहादुर चंद था। इसने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया और तिब्बतियों के 1670 ईस्वी ताकल खाल के किले पर अधिकार कर लिया। उद्योग चंद किसका पुत्र था? तो ये बाज बहादुर
चंद का पुत्र था उद्योत चंद। इसके बाद हमारे पास आएगा उद्योत चंद, तो बाज बहादुर चंद का पुत्र था। और चंद वंश का कौन सा शासक अपने को भगवान नारायण का स्वरूप मानता था, तो ये भी बाज बहादुर चंद हो गया। कौन सा चंद शासक था, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कौन सा चंद शासक ने कैलाश में मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान की, तो ये भी बाज बहादुर चंद हो गया। और वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है, तो अगेन आंसर आपका बाज बहादुर चंद हो जाएगा। किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क में स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आंसर हो जाएगा आपका बाज बहादुर चंद का। चंद शासन में गर्वी क्या था, तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को गर्वी कहा गया। और कौन सा चंद सम्राट था जिन्होंने 1662 में औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों का उपहार दिया, तो ये भी आपका बाज बहादुर चंद था। पीनाथ मंदिर भी बाज बहादुर चंद ने बनाया था। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और एक और फैक्ट, जो नारायण भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका बाज बहादुर चंद हो गया। और बाज बहादुर चंद ने कुछ पद सृजित किए थे अपने राज दरबार में। एक तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, पनेरू किसे कहा जाता था, तो ये पानी भरने वाले के लिए पनेरू कहा जाता था। हरबोला एक पद था, हरबोला, तो हरबोला क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। तो हरबोला जो है सुबह हर हर की आवाज़ से राज परिवार को जगाने का कार्य ये करेगा। हरबोला सुबह सुबह हर हर की आवाज़ से राज परिवार को जगाने का कार्य हरबोला करेगा। और पटपाल जो है ये मंदिरों की रक्षा करने वाला था। पटपाल जो है ये मंदिरों की रक्षा करने वाला था। तो इस तरह के पद इन्होंने सृजित किए थे। उद्योत चंद की बात कर लेते हैं। तो उद्योत चंद 1678 से लेकर 1698 तक इसका शासनकाल है। ये फतेहपति शाह का समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है। और बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 में उद्योत चंद गद्दी पे बैठ गया। ये इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने इसे तपस्वी शासक बताया। और हिरुदोबा जो है इसका पहला सेनापति था। शिरोमणि जोशी जो है दूसरा सेनापति था, जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता है। तो सोर का नेगी किसे कहा जाता है, तो शिरोमणि जोशी को कहा जाता है, जो कि उद्योत चंद का दूसरा सेनापति था। तो ये आपको यहाँ से उद्योत चंद के बारे में फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। उद्योत चंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी एवं द्वाराहाट पर आक्रमण किया था। और उद्योत चंद ने 1678 ईस्वी में बधाड़गढ़ का किला जीता था। उद्योत चंद के समय मराठा जनकवि मतीराम चंद दरबार में आया था, जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है फूल मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो मतीराम, मराठा राजकवि मतीराम के द्वारा फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा गया है। उद्योत चंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था। और उद्योत चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे। उद्योत चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण करवाया। तो तल्ला महल और रंग महल किसने बनाया पूछा जाए, तो ये आपका उद्योत चंद आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा का सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में ये भी उद्योत चंद ने बनवाए हैं। उद्योत चंद ने दसह का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया। दसह का छाजा अपने महल में किसने बनवाया, तो ये भी आपका उद्योत चंद हो जाएगा। उद्योत चंद ने बरोरो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। तो उद्योत चंद के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। फिर ज्ञानचंद द्वितीय 1698 से लेकर 1708 तक इसका शासनकाल था। और ये पहली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उद्योत चंद का पुत्र था। और ज्ञानचंद का पहला ताम्रपत्र 1698 ईस्वी को प्राप्त हुआ। बधानगढ़ को लूटा था ज्ञानचंद ने 1699 में। और नंदा देवी सोने की मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की थी। 12 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी ज्ञानचंद के समय में। और 1703 में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह को हराया था। संवत 1760 में राजा ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने, राजा ज्ञानचंद ने कहा कत्यूर घाटी में करवाया था। संवत 1760 में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार भी किसने करवाया, तो ये भी इन्होंने ही करवाया था। और डोटी अभियान के दौरान उद्योत चंद व ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। इसके अलावा इनके जो ये राजा हैं, इनके ताम्रपत्र कुछ आए हैं। इनमें 1701 में जिसमें फुलोमणि पांडे के खानदान की जागीर के बारे में है। और 1718 का ताम्रपत्र पाताल भुवनेश्वर मंदिर गंगोली के नाम की गूंठ है। और 1703 ईस्वी कृष्णानंद जोशी के नाम। और 1759 गंगा स्नान हरिद्वार में बहुत दान में दिया। तो ये कुछ ताम्रपत्र उनसे संबंधित हैं। और अगला शासक हमारा 53वां शासक हम पहुंच गए हैं, जगतचंद जो है 1728 से
1708 से लेकर 1720 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और उत्कृष्ट काल, सबसे सर्वाधिक उत्कृष्ट काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ये जगतचंद के शासनकाल को माना जाता है। और उधम सिंह नगर और नैनीताल के तराई क्षेत्रों में 9 लाख रुपए राज्य शुल्क के रूप में आते हैं। जगतचंद के शासनकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और उन्होंने गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह को पराजित किया था तथा परमारों की राजधानी श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दे दी। तो श्रीनगर एक ब्राह्मण को दान दे दी, फतेह शाह को उसने पराजित कर दिया। और जगतचंद ने अपने समय में हजारों गायों को दान दिया था, तो हजारों गायों को दान देने वाला भी जगतचंद हो गया। तो इनकी मृत्यु जो है वो चेचक के कारण हो जाती है। और अपने समय में इन्होंने 1000 गायों को दान किया था। बीणेश्वर जोशी किस चंद शासक का राजदूत था? तो वो जगतचंद का राजदूत था। और जगतचंद को समर्पित पुस्तक टीका जगत चंद्रिका किसने लिखी थी? तो ये पद्मदेव ने लिखी थी। और जगतचंद का ताम्रपत्र ब्रह्मवाणी से प्राप्त हुआ है। और जगतचंद्र के समय 2 ग्रंथ बने जो टीकाएं हैं, जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवीचंद के बारे में 2-4 फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देवीचंद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हुआ। और देवीचंद ने क्या किया, इसे कुमाऊं का, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो ये आपका देवीचंद को कहा जाता है। इनके राज दरबारियों ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के सपने दिखाए थे, तो इनको बोला गया था कि तुम विक्रमादित्य बन जाओगे कुमाऊं के। देवीचंद के बरम ताम्र पत्र अभिलेख में इसे महाराजा कुमार श्री देवी सिंह कहा गया है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। उत्तराखंड में रोहिलों के आक्रमण की शुरुआत इसी के समय हुई थी और देवीचंद का वध इसके दरबारियों ने ही की थी। तो रोहिलो आक्रमणों की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। एटकिंसन व रुद्रपंत ने देवीपंत को पागल शासक बताया था। और कौन सा चंद शासक था जिसने जागेश्वर धाम में अपनी और अपनी रानी की मूर्ति स्थापित की? तो वो देवीचंद था। गणाई का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देवीचंद और प्रतीप शाह के बीच में गणाई का युद्ध हुआ था। कुमाऊं का रंगीला बादशाह, ये भी देवीचंद को कहा जाता है। और विक्रमादित्य बनने की चाह में देवीचंद ने कुमाऊं का सारा खजाना लुटा लिया था, तो ऐसे माना जाता है। और देवीचंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा दाऊद खां, जो कि अफगान का भी सेनापति था। देवीचंद की हत्या किसने की थी? तो माणिक गैड़ाविस्ट और पूरनमल ने इसकी हत्या की थी। और देवीचंद को चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा? तो ये एटकिंसन ने कहा। और विक्रमादित्य बनने की चाह में देवीचंद मोहम्मद तुगलक बन गया है, ये बद्रीदत्त पांडे ने कहा। हर्षदेवपुरी गुसाई बाबा समाधि काकड़ी घाट में स्थित है। अगला शासक हुआ अजीत चंद 1726 से 1729 तक। और फिर कल्याण चंद चतुर्थ जो है 1729 से 1747 तक। और ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था। कल्याण चंद पंचम एक अनपढ़ शासक था। और हिम्मत सिंह रौतेला भागकर रोहिले शासक अली अहमद खां के पास शरण लेने गया। कल्याण चंद ने इसे भी मरवा दिया था, तो कहीं शरण भी लेने नहीं देते थे। इस कारण 1743-44 में रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और कल्याण चंद भागकर प्रदीप शाह के पास चला गया। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दूनागिरी के इस युद्ध में रोहिलों की जीत होती है, दूनागिरी के युद्ध में। और कल्याण चंद 3 लाख रुपए रोहिलों को देना स्वीकार करते हैं। अब आगे देखिए 1745 ईस्वी में दूसरा रोहिलों का आक्रमण पर कल्याण चंद के दीवान शिवदेव जोशी के कुशल नेतृत्व के कारण रोहिलों की हार हो जाती है। तो 1745 में पुनः आक्रमण करते हैं और इनकी हार हो जाती है। कल्याण चंद्रोदयम हमने 2-3 बार डिस्कस कर ली, याद हो जानी चाहिए। ये शिव के द्वारा लिखी गई है, कवि शिव के द्वारा। कल्याण चंद का मंत्री व सेनापति ये शिवदत्त जोशी हो गए। और कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला जो है दीपचंद के बारे में जान लेते हैं। 1748 से 1777 तक शिवदेव जोशी के अधिकार में ही रहती है इनकी सत्ता, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा युद्ध जो है 1761 के समय, जिसमें 4000 कुमाऊं चंद सेना ने भी भाग लिया और चंदों में अफगानों का साथ दिया गया था। तो ये तीसरा विश्व युद्ध कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें जो है 1761 की ये बात हो गई। और अब तो ऐसे लोग एलिजिबल भी नहीं रहे हैं। तो दीपचंद अच्छे व्यक्ति थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, दयालु प्रकृति के थे। और उनके साथ उनके 2 लड़कों को सीराकोट किले में कैद रखा गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी।
तामाडौंड का युद्ध जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किस किस के बीच में हुआ। आंसर आपका गढ़वाल और कुमाऊं था। और शिवदत्त जोशी हो गया और गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच में बातचीत करवा के ये हो जाएगा। चलिए अगला शासक था मोहनचंद। मोहनचंद जो है दीपचंद के बाद शासक बनता है और इसके समय में पंवार शासक ललित शाह ने चंद राज्य पर आक्रमण किया और हर्षदेव जोशी जो है इनकी मदद कर लेता है और इनकी मदद से वो चुनाव जीत जाता है और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा का शासक बना देता है। कौन? ललित शाह। 1777 से 1779 तक जो है मोहनचंद का शासक है। ललित शाह आक्रमण करता है, हर्षदेव जोशी मदद करता है और प्रद्युम्न शाह जीत जाता है। प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा में प्रशासक बना दिया जाता है। प्रद्युम्न चंद के उपरांत चंद राजगद्दी पर पुनः मोहम्मद चंद आसीन हुआ था। राजगद्दी के कारण ही हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या भी कर दी गई थी, तो हर्षदेव जोशी के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी गई। हर्षदेव जोशी किस चंद राजवंश के प्रशासन में था? तो आंसर हो गया आपका यही हो गया आपका मोहनचंद आंसर हो गया। और कुमाऊं के चंद शासक ने नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी, तो ये भी आपका यही शासक हो जाएगा। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला चंद शासक कौन था? तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला चंद शासक भी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक जो है आपका, वो भी आपका मोहन चंद हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये मोहनचंद और ललित शाह के बीच में हुआ। इस युद्ध में ललित शाह की सेना का नेतृत्व किया था प्रेमपति खंडूड़ी ने, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब अगला हमारा प्रद्युम्न शाह, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से शासक बनाया गया कुमाऊं में। 1779 से लेकर 86 तक ये शासक रहा और इसका ये ललित शाह का पुत्र था और दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर कुमाऊं के राजगद्दी पर बैठाया गया। तो दीपचंद का धर्मगुरु बना दिया गया है प्रद्युम्न शाह को, तो इस वजह से वो कुमाऊं का शासक बना दिया गया। ये एकमात्र शासक था जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का राजा बना था। तो प्रद्युम्न शाह हमें पता है एकमात्र शासक हैं जो गढ़वाल के भी राजा बने हैं और कुमाऊं के भी राजा बने हैं। हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह ने अपना जीवन बताया था, तो हर्षदेव जोशी को अपना जीवन बनाया था। मोहनचंद दूसरी बार, तो फिर से मोहनचंद दूसरी बार शासक बनता है। पाली का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ मोहनचंद और उसका भाई ललित सिंह व पराक्रम शाह ने प्रद्युम्न चंद व हर्षदेव जोशी के विरुद्ध ये लड़ा था। इस युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हो जाती है और 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद व उसके बेटे विशन सिंह को मार दिया था। तो ये फैक्ट सारे इम्पोर्टेंट है। और अब अगला शासक जो है शिव सिंह या शिवचंद है। 1788 में ये उद्योग चंद का एक रिश्तेदार था जिसे शिवचंद के रूप में राजा बनाया गया और यह राज्यकाल जोशियों के अधिकार में रहा, जोशियाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो जोशियों के अधिकार में रहा, जोशियाल के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला और अंतिम शासक हम डिस्कस करते हैं अब महेंद्र चंद, जो कि 1788 से 1790 तक शासक रहा। उत्तराखंड में चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और इसके समय में हर्षदेव जोशी ने बरेली क्षेत्र से नेपाल की डोटी क्षेत्र तक के शासक रण बहादुर थापा को उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और सन 1970 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवालबाग के साधारण युद्ध में पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद राजवंश का पतन हो गया। तो इसी के साथ चंद राजवंश का पतन हो जाता है। महेंद्र चंद जो है वो चंद राजवंश का अंतिम शासक था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से महेंद्र चंद के बारे में ध्यान रखनी है। तो इसके अलावा कोटाल एक इनका अधिकारी होता था। कोटाल जो लगान या लेन देन का हिसाब रखता था, तो हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति को कोटाल भी कहा जाता था। तो ये कंप्लीट हमने चंद राजवंश डिस्कस किया। हमने पहले शासक से लेकर 62वें शासक तक डिटेल में समझा। बाकी आपको उत्तराखंड का क्लासेस देखनी है तो प्रॉपर डीप क्लासेस चल रही हैं काफ़ी डेप्थ में। लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए हम उत्तराखंड का सिलेबस कवर करवा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको मेंबरशिप लेनी होगी 59 रुपीज़ की, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी आसानी से कंटेंट उपलब्ध हो पाए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।